हेलो एवरीवन, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रियांशु है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कैश फॉर किडनी स्कैम के बारे में। इस कार्यक्रम में हम लोग इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़ जो कि आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट हो सकते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक कैश फॉर किडनी स्कैम, ये हाल में न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा। अगर हम इस केस की बात करें तो यह एक रिनाउंड प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि भारत की राजधानी में स्थित है, वो हॉस्पिटल ग्रुप के बारे में है। एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ने अपने इन्वेस्टिगेशन में यह तथ्य उजागर किया है कि वह रिनाउंड हॉस्पिटल कैश फॉर किडनी के एक इंटरनेशनल रैकेट को ऑपरेट कर रहा था। यह भारत के पड़ोसी देशों से गरीब लोगों को पैसे का लालच देकर उन्हें भारत बुलाकर किडनी देने के लिए आकर्षित करता था और अमीर जो मरीज हैं, जो रिच पेशेंट्स हैं, उनके लिए किडनी की व्यवस्था करता था। इसमें हॉस्पिटल के रिनाउंड डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व थे। एक इसमें ऐसे भी डॉक्टर का नाम आया है जो कि पद्मश्री अवार्डी भी हैं। और इसमें जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑथराइजेशन कमेटी है, उसके भी काफ़ी खामियों को उजागर किया है। जब पूरा ये मामला सामने आया तो हॉस्पिटल ने इन एलिगेशंस के रिस्पॉन्स में कहा कि ये सभी जो एलिगेशंस हैं अनफाउंडेड हैं, मैलाफाइड हैं। और ये केस काफ़ी एथिकल वैल्यू का केस है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें वेरियस एथिकल इशूज इन्वॉल्व हैं। तो अपने आज के इस डिस्कशन में हम लोग इस केस से रिलेटेड वेरियस एथिकल इशूज के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्या क्या इसमें जो नैतिक मुद्दे जुड़े हुए हैं। कमर्शियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी से लेकर कमोडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी से लेकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में चर्चा करेंगे। गरीबों के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जो पेशेंट्स की एक डेस्परेट सिचुएशन होती है, उनके एक्सप्लॉयटेशन के बारे में एथिकल इशू सामने आता है। और वाइट कॉलर क्रिमिनल्स जैसे डॉक्टर्स हो गए, एम्बेसी ऑफिशियल्स हो गए, उन सब के भी कंडक्ट के बारे में एथिकल पर्सपेक्टिव से हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें राइट टू हेल्थ का भी इम्पोर्टेंट मुद्दा आता है। एक्सेस टू ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन का इशू आता है। एथिकल इशू में इसमें जो ट्रांसप्लांट ऑथराइजेशन कमेटी है, उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का एथिकल इशू सामने आता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें एथिकल इशूज़ हैं, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हैं, उसकी चर्चा करते हुए क्या क्या हम इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं ताकि ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ऊपर एक रोक लग सके, कर्ब हो सके। इंपॉर्टेंट मेजर्स के रूप में क्या इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे हम कर सकते हैं, इन्वॉल्व पर्सन के अगेंस्ट में कैसे एक्शन हम ले सकते हैं, अपने इंटेलिजेंस को हम बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अन्य जो ऑडिट, मेडिकल इथिक्स से रिलेटेड, कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड जो मेजर्स हैं, उसके विषय में चर्चा करते हुए साथ ही साथ ऑर्गन डोनेशन प्रोसेस जो इंडिया में है, उसको और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कैसे बनाया जा सकता है, और इसके बारे में एक जो कानूनी अवेयरनेस है, लीगल अवेयरनेस है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो लीगल अवेयरनेस को देखते हुए हम लोग इसमें इंडिया में जो अभी वर्तमान में लीगल प्रोविजंस हैं, लीगल प्रोविजंस के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स इस पूरे केस में हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट हितधारक हैं, उसकी भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर हम इस पूरे केस को देखें, आप ये समझिए कि यूपीएससी में जो आपसे केस स्टडी पूछी जाती है तो वो एलेबोरेट होती है, वो डिस्क्रिप्टिव होती है, और आपसे एक शॉर्ट एसे के रूप में वो डिस्क्रिप्टिव केस आपके सामने स्टोरी के रूप में प्रस्तुत होता है। तो अगर हम केस को समझें तो एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़पेपर ने, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ने एक इन्वेस्टिगेशन के जरिए यह पता किया है, फाउंड दैट अ रिनाउंड प्राइवेट हॉस्पिटल ग्रुप इन इंडिया इज पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल कैश फॉर किडनी रैकेट। भारत में स्थित एक प्रमुख निजी अस्पताल इंटरनेशनल कैश फॉर किडनी रैकेट का हिस्सा है, वो कैश फॉर किडनी रैकेट का पार्ट है। Impoverished people from a neighboring nation are lured to sell their kidneys for profit। पड़ोस के देश के जो एक पड़ोसी देश से गरीब लोगों को यहाँ ल्योर करके, उन्हें ट्रैप करके पैसे के लालच में किडनी डोनेट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और ये सब बातें जो हैं इन्वेस्टिगेशन में उजागर हुई हैं। इलेबोरेट फोर्जिंग ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेजिंग ऑफ फैमिली फोटोग्राफ्स टू प्रेजेंट डोनर्स एज द रिलेटिव ऑफ वुड बी पेशेंट्स। और ये पूरा रैकेट को ऑपरेट करने के लिए आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज किया जा रहा है,
नकली ऐसे प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट्स बनाए जा रहे हैं, मैरिज सर्टिफिकेट्स हो, फैमिली ट्री के फोटोग्राफ्स हों, और एक जो है उन्हें डोनर्स को पेशेंट के क्लोज रिलेटिव इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत और उस अन्य पड़ोसी देश का जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कानून है, ये स्ट्रेंजर्स के द्वारा नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की अनुमति नहीं देता है। तो उसके बारे में भी हम लोग लीगल प्रोविजंस में पढ़ेंगे। एलेबोरेट फॉर्जिंग ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेजिंग ऑफ फैमिली फोटोग्राफ्स टू प्रेजेंट डोनर्स एज द रिलेटिव ऑफ वुड बी पेशेंट्स, ये बात हो गई। अच्छा, साथ ही साथ अगर हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स को भी आइडेंटिफाई करते जाएं तो ये बेहतर होगा। जैसे अगर इसमें स्टेक होल्डर की हम लोग बात करें तो जिस समाचार पत्र ने यह इन्वेस्टिगेशन किया है, यह एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, हितधारक है, क्योंकि उसने इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाया है, तो यह उसकी अब जवाबदेही बनती है कि अपने इन्वेस्टिगेशन को वो ऑथेंटिकेट करे, सब्सटेंशिएट करे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जिस हॉस्पिटल के अगेंस्ट में यह पूरा आरोप लगा है वह स्टेक होल्डर नंबर 2 हम कह सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि भारत और पड़ोसी देश का मसला है, तो इसमें भारत सरकार और उस पड़ोसी देश की सरकार भी इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। तो इसमें इंडिया और जो वो नेबरिंग नेशन है, उन दोनों की सरकारें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द नेबरिंग नेशन, वो दोनों इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं। और साथ ही साथ डोनर्स, जो गरीब लोग हैं, आप यहाँ पे देखिए कि इम्पोवेरिस्ड पीपल यानी कि गरीब लोग, पुअर पीपल, इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं जिन्हें पैसे के लालच में किडनी बेचने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वे डोनर्स हैं। डोनर्स मतलब ऑर्गन के डोनर्स, वो गरीब लोग हैं। पेशेंट इसमें इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं। अगर आप स्टेक होल्डर नंबर 5 आइडेंटिफाई करिए तो यूपीएससी एग्जामिनेशन में भी या स्टेट पीसीएस में केस स्टडी सॉल्व करते समय आप इस तरीके से इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एथिकल इशूज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ें। वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स रिपोर्टर पोज्ड टू बी इन अर्जेंट नीड ऑफ अ किडनी ट्रांसप्लांट। तो न्यूज़पेपर के एक रिपोर्टर ने अंडर कवर काम करते हुए एक अपने आप को एक पेशेंट बताते हुए हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया और ये कहा कि मुझे किडनी की तत्काल आवश्यकता है। ठीक है, तो इसमें जो रिपोर्टर है वो भी इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, क्योंकि रिपोर्टर ने ही ये इन्वेस्टिगेशन अंडरटेक किया है, रिपोर्टर के द्वारा यह खोज की गई है या जांच की गई है। उसके बाद हॉस्पिटल में कांटेक्ट करने के बाद उसे यह बताया गया कि उसके लिए किसी स्ट्रेंजर डोनर की व्यवस्था की जाएगी किडनी डोनेट करने के लिए। हॉस्पिटल से उसने संपर्क किया तो हॉस्पिटल ने कहा कि स्ट्रेंजर के द्वारा आपको किडनी की व्यवस्था करवाई जाएगी। उस देश में उस हॉस्पिटल के हेड ऑफ ऑपरेशन ने रिपोर्टर को एक कॉस्ट डॉक्यूमेंट भी भेजा, उस अंडरकवर रिपोर्टर को। तो आप यहाँ पर देखें कि हेड ऑफ हॉस्पिटल्स ऑपरेशन ये भी एक स्टेक होल्डर है, या हम यूं कहें तो उस हॉस्पिटल के जो कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, वो भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर नंबर 7 वी कैन से। तो उन्होंने उस अंडरकवर रिपोर्टर को एक कॉस्ट डॉक्यूमेंट भेजा और उस कॉस्ट डॉक्यूमेंट में सारे एक्सपेंडिचर डिटेल्स थे जो उनको पे करने होंगे। तो उसमें डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन और जो डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने के लिए एक्सपेंडिचर इनकर होगा, उन सभी का डिटेल था। लेकिन उसमें जो डोनर को पैसा पे करना है वो शामिल नहीं था, तो वो अनसेड था। डोनर को लगभग 70 से 80 लाख रुपया के एवज में किडनी डोनेट करने के लिए प्रेरित किया जाता था। तो 70 से 80 लाख रुपया एक ह्यूज अमाउंट है। आप देखें इंडिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में रह रहे लोगों के लिए और खासकर गरीब लोगों के लिए। पैसा के पेमेंट के बाद, कैश पेमेंट के बाद डोनर को भारत बुलाया जाता है, ऐसा उस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। और भारत जब वो आता है, जब वो डोनर भारत आता है तो पेशेंट के साथ उसे ट्रांसप्लांट ऑथराइजेशन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ये वही कमेटी है जो कि पेशेंट और डोनर के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है और उनके रिलेशनशिप को ऑथेंटिकेट करती है। बिना उसके नो ऑब्जेक्शन के ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। तो उसे भारत बुलाकर फिर पेशेंट के साथ जो है ट्रांसप्लांट ऑथराइजेशन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है इंटरव्यू के लिए। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, एक अन्य इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर कौन है? ट्रांसप्लांट ऑथराइजेशन कमेटी है। आप इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। जो इस पूरे मैटर में इन्वॉल्व हैं, तो आप इनको कह सकते हैं स्टेक होल्डर नंबर
8 जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करे, रिव्यूइंग द सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स एंड कंफर्मिंग द रिलेशनशिप। रेसिपिएंट और डोनर के बीच में जो संबंध है उसको इस्टेब्लिश करना, उसको कंफर्म करना उनका काम है, क्योंकि भारत का कानून, भारत का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट जो है वह स्ट्रेंजर्स के द्वारा ऑर्गन डोनेशन को अलाउ नहीं करता है। केवल वो क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो अपने सगे हैं, सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, स्पाउसेस हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं, उनके ही द्वारा ऑर्गन डोनेशन को अलाउ करता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि द रिपोर्टर ऑल्सो केम टू नो दैट द कमिटी विच इंक्लूड सेवरल ऑफिशियल्स ऑफ द हॉस्पिटल इज जस्ट अ फैसाड। वो केवल एक फैसाड की तरह काम कर रही हैं, मतलब वो केवल एक जो है वो दिखावटी रूप से वह कमिटी काम कर रही है, और उस कमिटी में पेशेंट से और डोनर से सुपरफिशियल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब्सटेंशियल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो ये भी कहीं ना कहीं इशारा करता है कि जो ट्रांसप्लांटेशन ऑथराइजेशन कमिटी है उसका भी कहीं ना कहीं नेक्सस हो सकता है। भारतीय कानून के अंतर्गत उस ट्रांसप्लांट ऑथराइजेशन कमिटी में एक केंद्र सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं, एक उसमें रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होते हैं उस ट्रांसप्लांट ऑथराइजेशन कमेटी में, और उस अस्पताल के उसमें दो कंसल्टेंट होते हैं जो कि हॉस्पिटल के पेरोल पे तो नहीं होते, पर वो हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये आपको पूरा ट्रांसप्लांट ऑथराइजेशन कमेटी का स्ट्रक्चर है। अब आप समझें कि अगर रिपोर्टर ने ये कहा कि उसकी जांच में पता चला कमेटी भी एक केवल दिखावटी रूप से काम कर रही है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन डोनर से और रेसिपिएंट से पोज नहीं करती है, बल्कि सुपरफिशियल क्वेश्चंस पोज करती है, तो कहीं ना कहीं इसमें उनके भी मिलीभगत की ओर संकेत जाता है। अब आपको यहीं से एथिकल इश्यूज भी मिलेंगे, आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसमें एक देखिए इंपॉर्टेंट और स्टार्टलिंग, इसमें एक सरप्राइजिंग बात यह है कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट ने यह मेंशन किया कि इसमें एक ऐसे डॉक्टर का नाम आया है जिन्होंने अपनी पढ़ाई विदेश में की है, काफ़ी प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, एंड इज ए रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री। मतलब भारत में जो 4 सिविलियन अवार्ड्स दिए जाते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तो वह सिविलियन अवार्ड के द्वारा सिविलियन अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर हैं। और वैसे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट ये सोशल डिग्रेडेशन को रिप्रेजेंट करता है और मेडिकल प्रोफेशन में एथिक्स की कमी को हाईलाइट करता है। तो ये डॉक्टर भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हो गए। ठीक है, हम लोगों ने देखिए यहाँ पर 8 स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई किया था, ये 9th स्टेक होल्डर हो गए। 2016 में हॉस्पिटल के 2 स्टाफ को अरेस्ट भी किया गया था, वो दूसरे मामले में। 2016 में एक किसी दूसरे किडनी स्कैंडल मामले में हॉस्पिटल के 2 स्टाफ को अरेस्ट भी किया गया था, जिसमें इन्हीं डॉक्टर का भी नाम आया था। तो पूर्व में भी ऐसे आरोप इस हॉस्पिटल, डॉक्टर और इसके स्टाफ पर लग चुके हैं। आरोप लगा था कि ये किडनी रैकेट में इन्वॉल्व है। उस टाइम जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी वो कंक्लूड नहीं हुई अभी तक। उस टाइम पे जो जांच बैठाई गई थी उसका कोई आउटकम नहीं निकला। अच्छा, अब देखिए कि हॉस्पिटल से स्पोक्स पर्सन कंफर्म दैट द हेड ऑफ ऑपरेशन इन दैट नेशन हैड बीन फायर्ड। अब जिस हेड ऑफ ऑपरेशन से रिपोर्टर ने संपर्क किया था उस हेड ऑफ ऑपरेशन को हटा दिया गया था, लेकिन हॉस्पिटल के स्पोक्स पर्सन ने उसे हटाए जाने का कारण नहीं बताया, उसे फायर कर दिए जाने का कारण नहीं बताया कि उसे क्यों टर्मिनेट कर दिया गया है। स्वाभाविक सी बात है कि ये पूरा मामला जब मीडिया में आया और विवाद इस पर उत्पन्न हुआ तो उसके कारण हटाया गया होगा, लेकिन हॉस्पिटल ने अपने तरफ से उसके टर्मिनेशन के लिए कोई रीजन नहीं बताया और ना ही इस पूरे मामले में उसके स्पेसिफिक इन्वॉल्वमेंट को लेकर कुछ कहा। ठीक है, अब आप देखिए द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड एन इंक्वायरी इनटू द एलिगेशंस। सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर एक इंक्वायरी जो है वो सेटअप की है, और जो हॉस्पिटल ग्रुप है उसने इस प्रकार के सभी एलिगेशंस को, आरोपों को एब्सोल्युटली फॉल्स, इल इन्फॉर्म्ड एंड मिसलीडिंग कहकर खारिज कर दिया है। तो ये पूरा केस है जिसमें हम लोगों ने लगभग 9 स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई किया है। ये बेहतर होगा कि हम स्टेक होल्डर्स को वहाँ पर जाकर एक एक करके लिस्ट डाउन कर लें। आप देखिए कि पहला स्टेक होल्डर इसमें जो हम लोगों ने बात की, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर वो रिपोर्टर है।
तीसरा इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो डोनर है, गरीब व्यक्ति है। फोर्थ की अगर हम लोग बात करें तो पेशेंट है, इस प्रकार के सभी पेशेंट। फिफ्थ की अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द नेबरिंग कंट्री, जिस पड़ोसी देश से गरीब लोगों को ट्रैफिकिंग कर यहाँ पर लाया जा रहा है, पैसे के लालच में यहाँ पर लाया जा रहा है, तो भारत और उस पड़ोसी देश की सरकार। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो हॉस्पिटल के ऊपर चार्ज लगा है, जिस रिनाउंड हॉस्पिटल के ऊपर चार्ज लगा है, वो इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। और हॉस्पिटल में, रिनाउंड हॉस्पिटल के साथ साथ आप स्टेक होल्डर्स में उसके स्टाफ के बारे में भी यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। स्टाफ, क्योंकि हेड ऑफ ऑपरेशन इस पूरे मामले को अंडरटेक कर रहा था वहाँ पर। साथ ही साथ हॉस्पिटल से जो जुड़े हुए फेमस डॉक्टर हैं, वो इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं। फेमस डॉक्टर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि जो ट्रांसप्लांट ऑथराइजेशन कमिटी है, वो इसमें एक स्टेक होल्डर है। ट्रांसप्लांट ऑथराइजेशन कमिटी, क्योंकि आपसे यूपीएससी एग्जामिनेशन में या स्टेट पीसीएस में ये पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स। ये हो गया, कमिटी की बात हो गई। और फिर हम लोगों ने इसमें कुछ अन्य स्टेक होल्डर्स को जो आइडेंटिफाई किया है, ये रिपोर्टर हो गया, ट्रांसप्लांट ऑथराइजेशन कमिटी हो गई, डोनर हो गया, अब यहाँ पर देखें डॉक्टर भी हो गया। तो मिला जुला कर हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिस्ट आउट कर लिया है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स ये हो गए, और अगर आप इसमें चाहें तो पब्लिक एट लार्ज भी लिख सकते हैं। आम जनता, जनरल पब्लिक भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, जनरल पब्लिक। ठीक है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व्ड in this particular case. Now coming to the legal provisions, क्योंकि legal provisions को समझना जरूरी है। भारत में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को लेकर क्या प्रोविजंस हैं, तो हम जानते हैं कि 1994 में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट ये पारित हुआ था, जो कि 2011 और 2014 में अमेंड भी हुआ। 2014 में डोनेशन के स्कोप को और बढ़ाकर इसमें टिश्यूज ट्रांसप्लांट को भी शामिल किया गया था। ठीक है, 1994 का यह जब कानून आया तो 1995 में इसमें ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन रूल्स बनाए गए। 1995 में इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाए गए, रूल्स बनाए गए। यह अधिनियम एक्ट यह इंश्योर करता है कि डोनेशन जो हैं ऑर्गन्स के, वह नियर रिलेटिव से ही होने चाहिए, जो नज़दीकी संबंधी हैं। अब नज़दीकी संबंधी में कौन कौन आते हैं, तो पेरेंट्स आते हैं, सिबलिंग्स आते हैं और स्पाउसेस आते हैं। स्पाउसेस मतलब पति पत्नी। ठीक है, कुछ सर्कमस्टेंसेस में क्लोज फ्रेंड्स और डिस्टेंट रिलेटिव्स भी ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, आपके करीबी मित्र और दूर दराज के रिश्तेदार भी। लेकिन इस पूरे मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी की जाती है, ताकि किसी भी प्रकार का इसमें कमर्शियल मोटिव ना हो। यह इस्टेब्लिश किया जाता है कि यह कंप्लीटली एल्ट्रुइस्टिक है। ये एक एथिकल टर्म है। यह एक्ट इंश्योर करता है कि सभी ऑर्गन डोनेशंस एल्ट्रुइस्टिक नेचर के होने चाहिए, परोपकारी उद्देश्य के होने चाहिए। एल्ट्रुइस्टिक का अर्थ होता है जहां आप दूसरे को अपने बिना किसी फायदे के, हित के लाभ पहुंचाते हैं, उसके कष्ट से प्रेरित होकर, उसके कष्ट से द्रवित होकर। तो एल्ट्रुइस्टिक डोनेशंस की बात होती है। साथ ही साथ पेशेंट्स को वह डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि जो डोनर्स हैं वह उनके रिलेटिव्स हैं, तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। साथ ही साथ अगर फॉरेन पेशेंट्स हैं, अगर कोई विदेशी डोनर या नागरिक का मामला है, किसी विदेशी मरीज का मामला है, तो वहाँ पर उस एम्बेसी को फॉर्म 21 सबमिट करना पड़ता है, ये इस्टेब्लिश करते हुए कि जो डोनर है और पेशेंट है दोनों क्लोज रिलेटिव हैं। और वो एम्बेसी जब तक फॉर्म 21 सबमिट नहीं करती है तब तक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बाद ही फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो लीगल प्रोविजन इस प्रकार से है। इनको समझना जरूरी था। जब हम एथिकल इशू पर आएंगे तो इन लीगल प्रोविजंस की अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए आवश्यक होगी।
अब अगर हम एथिकल इशूज की बात करें, कौन कौन से नैतिक मुद्दे उपजते हैं। पहली बात तो ये है कि अंगों की खरीद बिक्री यह मानव शरीर को एक उत्पाद का विषय बना देती है, यह कमोडिफाई करती है और ह्यूमन बॉडी और ऑर्गन्स को कमर्शियलाइज करती है। क्या ह्यूमन बॉडी यह ट्रेड का विषय है? मानव शरीर जो है और इसके अंग यह कोई व्यापार की वस्तु तो है नहीं। तो नैतिक मुद्दा इसमें यह है कि मानव शरीर को भी वस्तु समझना, मानव शरीर को भी खरीद बिक्री का प्रोडक्ट समझना। एथिकल इशू इज कमर्शियलाइजेशन एंड कमोडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। दूसरी चीज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यह भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध। तो अंगों की तस्करी करना, ऑर्गन्स स्मगलिंग करना और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यह अपने आप में एक जघन्य अपराध है। तो नैतिक मुद्दा इसमें यह है कि ऐसे संगठित अपराध, इनसे प्राप्त होने वाले जो प्रोसीड्स होते हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटी में ही लगाए जाते हैं। काले धन के रूप में आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है, प्रोमिनेंट वेल्दी इंडिविजुअल्स के पास से ब्लैक मनी निकलती है, तो वो ब्लैक मनी कहीं ना कहीं इसी तरीके के क्रिमिनल एक्टिविटीज से प्राप्त की हुई होती है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध, जिसमें एक नेटवर्क बनाकर, एक तंत्र स्थापित करके जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाता है। तो एथिकल इशू इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और ऑर्गन की स्मगलिंग है। साथ ही हमने केस में ये देखा कि पड़ोसी देश के गरीब लोगों को पैसे का लालच देकर उन्हें यहाँ पर किडनी अपना बेचने के लिए बुलाया जा रहा है। तो यह गरीब लोगों का उत्पीड़न है। यह सोशियो इकोनॉमिक रूप से जो पुअर और जो डिसएडवांटेज्ड लोग हैं उनका ये एक्सप्लॉयटेशन के समान है। हम जानते हैं कि भारत का संविधान फंडामेंटल राइट में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इंश्योर करता है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 गारंटीज अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन करता है। यहाँ पर इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को ट्रैफिक करके पैसे का लालच देकर भारत बुलाया जाता है और अमीर मरीजों को किडनी बेचने के लिए कहा जाता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला भी अपने आप में एक नैतिक मामला है, एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी है। और आर्टिकल 23 के अलावा आर्टिकल 21 हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार सुनिश्चित करता है, चाहे वह विदेश का ही व्यक्ति क्यों ना हो, वह विदेशी नागरिक ही क्यों ना हो। तो राइट टू लाइफ और राइट टू लाइफ में राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी भी शामिल होता है, गरिमापूर्ण जीवन भी शामिल होता है। दूसरी चीज़ है, आप ये देखिए कि यहाँ पर जो पेशेंट हैं उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा वो डेस्परेट होते हैं। उन्हें किसी तरीके से जल्द ऑर्गन की आवश्यकता होती है ताकि उनकी जान बच सके, उनकी जीवन जो है उनका जीवन बच सके। तो उनका भी एक्सप्लॉयटेशन है, उनको भी बहुत हाई रेट्स पर ऐसे ऑर्गन्स परचेज करने के लिए बाध्य किया जाता है। हम जानते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए, अंगों की उपलब्धता के लिए एक नेटवर्क है, एक सरकारी तंत्र है। और उस तंत्र से बाहर जाकर गैरकानूनी तरीके से ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑर्गन्स की खरीद करना, और वैसी खरीद में अमीर जो पेशेंट होते हैं उनका भी एक्सप्लॉयटेशन होता है। जबकि अगर वह एक इस्टेब्लिश्ड तंत्र के माध्यम से जाएंगे तो वहाँ पर उन्हें एक लीगल प्रोसेस से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का उनके पास विकल्प उपलब्ध होता है। दूसरी चीज़, एक इसमें सरप्राइजिंग बात यह है कि इस पूरी क्राइम में वाइट कॉलर क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं। वाइट कॉलर क्रिमिनल्स जो समाज में काफ़ी प्रतिष्ठित माने जाते हैं, जो उच्च पदों पर आसीन होते हैं, जो सामाजिक रूप से काफ़ी प्रतिष्ठित माने जाते हैं। हमने देखा कि एक पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इसमें डॉक्टर भी इन्वॉल्व हैं उस रैकेट में, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगा है। एम्बेसी के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फॉर्ज किए गए हैं, नकली दस्तावेज बनाए गए हैं। तो उसमें बिना एम्बेसी ऑफिशियल्स के संलिप्तता के ये सब चीज़ें संभव नहीं है। आगे अगर हम बढ़ते हैं एथिकल इशू में, तो हम बात करें राइट टू हेल्थ एंड एक्सेस टू ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांट, स्वास्थ्य का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कई अपने जजमेंट्स में, ऑब्जर्वेशन में कहा है कि जीवन के अधिकार में शामिल है। राइट टू हेल्थ का वायलेशन है, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। अगर किसी को पैसा का लालच देकर अपने अंग बेचने पड़ जाएं तो ये जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, ठीक है। और राइट टू हेल्थ में ही ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑर्गन्स तक पहुंच, एक्सेस टू ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन भी शामिल है। तो अगर हम पेशेंट के पर्सपेक्टिव से सोचें तो ये उनके ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा और ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑर्गन्स तक पहुंच को बाधित करता है, क्योंकि फिर ऐसे जो ऑर्गन्स हैं, जो लोग अपना ऑर्गन डोनेट करने के लिए इच्छुक हैं, वो ब्लैक मार्केट की तरफ ज़्यादा रुख करेंगे, इलीगल तरीके से अपने अंगों को बेचने के लिए ज़्यादा प्रेरित होंगे,
क्योंकि उसके एवज में उन्हें काफ़ी अच्छी खासी रकम मिलेगी। तो ये इस चीज़ को भी वायलेट करता है। केस के दौरान हम लोगों ने ट्रांसप्लांट ऑथराइजेशन कमेटी की बात की। ट्रांसप्लांट ऑथराइजेशन कमेटी का काम है डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना और साथ ही साथ डोनर और रेसिपिएंट के बीच में रिलेशनशिप को कंफर्म भी करना, वेरीफाई भी करना। लेकिन हम देखते हैं कि जैसा उस रिपोर्टर ने और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ने अपने इन्वेस्टिगेशन में कहा है कि हॉस्पिटल्स में ऐसी कमेटी जो है वह केवल वो फैसाड के रूप में काम करती है, वो दिखावे के रूप में काम करती है, जिससे कि जिम्मेदारी का और जवाबदेही का अभाव दिखता है, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द कमिटी। उसके अलावा नकली दस्तावेज तैयार करना ये क्राइम अगेंस्ट द स्टेट है, यह स्टेट के अगेंस्ट में अपराध है। अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति वो भारत के किसी वो नकली दस्तावेज को, किसी वो नकली आइडेंटिटी प्रूफ को अगर वो फॉर्ज करता है तो ये इंडिया के अगेंस्ट में क्राइम है। भारत का ही अगर कोई व्यक्ति ऐसे नकली दस्तावेज बनाता है जो कि सरकार के द्वारा जारी किए गए हों तो वो गवर्नमेंट और स्टेट के अगेंस्ट में एक क्राइम है। तो ये सब इसमें इंपॉर्टेंट एथिकल इशूज हैं। केस के दौरान हमने ये भी देखा कि पिछली बार जब इस तरीके का मामला सामने आया था और उसमें इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो उसका भी अभी तक कोई आउटकम नहीं निकला। यानी बार बार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, मीडिया में बात आ रही है, उजागर हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको लेकर कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है। क्योंकि 2016 में भी इसी हॉस्पिटल के और इसी डॉक्टर के अगेंस्ट में ये सीरियस एलिगेशंस लगे थे किडनी रैकेट ऑपरेट करने के, और उस समय भी कोई इसमें खास आउटकम जांच का नहीं निकला, कोई इसमें ठोस उपाय नहीं किए गए। अब हम ये देखें कि हम इसमें क्या क्या ठोस उपाय कर सकते हैं, क्या क्या हम इसमें इम्पोर्टेंट मेजर्स ले सकते हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इस तरीके के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को कर्ब किया जा सके, इस पे रोक लगाई जा सके। सबसे पहली तो बात यह है कि केस से ही स्पष्ट होता है, स्पीडी इंक्वायरी होनी चाहिए। 2016 का मामला 7 साल पहले का मामला था, उसके ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जांच पूरी नहीं हुई है। तो यानी स्पीडी इंक्वायरी होनी चाहिए और फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड हैं, हाई प्रोफाइल इसमें चिकित्सक इन्वॉल्व्ड हैं, एक रिनाउंड प्राइवेट हॉस्पिटल ग्रुप इसका नाम इसमें सामने आया है। तो बहुत संभावना होती है ऐसे मामलों में कि प्रेशर होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिशियल्स के ऊपर, इसलिए फेयर इन्वेस्टिगेशन इसमें इंश्योर किया जाना इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक्यूज्ड इसमें सच में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, कड़ा से कड़ा जो कानूनी प्रावधान है कानून के तहत वो एक्शन लिया जाए, ताकि इससे एक डेटरेंट पैदा हो मेडिकल कम्युनिटी में और पब्लिक इन जनरल में कि ऑर्गन्स के कमर्शियलाइजेशन को और ऑर्गन स्मगलिंग के ऊपर रोक लग सके। तीसरी बात इसमें यह है कि ऑर्गन स्मगलिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को काउंटर करने के लिए अपने इंटेलिजेंस एपरेटस को भी इम्प्रूव करना होगा, अपडेट करना होगा। हमें अपने इंटेलिजेंस को भी मुस्तैद करना पड़ेगा। इंटेलिजेंस का अर्थ होता है जो खुफिया तंत्र है, जो हमें इनपुट्स प्रोवाइड कराता है, ऐसे क्राइम के ऊपर नज़र रखता है, सर्विलांस करता है, मॉनिटरिंग करता है और हमें इनपुट प्रदान करता है। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़पेपर के अंडरकवर रिपोर्टर ने ये चीज़ उजागर की है। तो इसका ये भी अर्थ है कि कहीं ना कहीं हमारे भी इंटेलिजेंस में लूप होल्स हैं, खामियां हैं कि हम इस तरीके के संगठित अपराध को, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को पकड़ पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें अपने इंटेलिजेंस को भी इन मामलों में बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है, अगर हम फोर्थ मेजर की बात करें तो थर्ड पार्टी ऑडिट ऐसे मामलों में एक इम्पॉर्टेंट उपाय है, जहां पर कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स के माध्यम से ट्रांसप्लांट ऑथराइजेशन कमिटीज और हॉस्पिटल में होने वाले ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के ऊपर निगरानी रखी जाती है, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो थर्ड पार्टी ऑडिट ये सब इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हो सकते हैं जिसके द्वारा ऑर्गन स्मगलिंग और इलीगल ऑर्गन डोनेशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। पांचवें मेजर के रूप में अगर हम लोग बात करें तो ये चूंकि मामला मेडिकल इथिक्स का मामला है या चिकित्सा से जुड़ी हुई जो चिकित्सा नैतिकता है उसका मामला है। मेडिकल प्रोफेशन एक बहुत ही पायस प्रोफेशन माना जाता है, एक ह्यूमन प्रोफेशन माना जाता है जिसमें एथिकल वैल्यूज को लेकर हाई कंसिडरेशन होती है। तो ऐसे मामलों में मेडिकल इथिक्स का वायलेट होना एक इम्पॉर्टेंट एथिकल इशू है। हम लोगों ने देखा कि किस किस तरीके से मेडिकल इथिक्स का इसमें वायलेशन होता है। तो मेडिकल इथिक्स को और मजबूत बनाना, उसे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल ग्रुप्स,
तो अक्रॉस द चेन मेडिकल एथिक्स को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है और सभी के लिए क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट, पर्टिकुलरली ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केसेस में एक क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट को डेवलप करना आवश्यक है। इस मामले में जो रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल काउंसिल और इस तरीके के हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उनको इस तरीके के कोड्स डेवलप मिलकर करना चाहिए, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ जुड़कर इस तरीके का कोड डेवलप करना चाहिए। इसमें 6th पॉइंट ये है कि इलीगल ऑर्गन डोनेशन की स्थिति तब भी आती है जब मार्केट में लीगल तरीके से ऑर्गन फॉर ट्रांसप्लांट अवेलेबल नहीं होते हैं या कम होते हैं। कानूनी जटिलताओं के कारण भी, लीगल कम्प्लेक्सिटीज़ के कारण भी लोग कई बार पूरे प्रोसेस को फास्ट करने के लिए इलीगल रास्ता अपनाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि उतने दिन तक, महीनों और साल कौन इंतजार करे जहां पर कि पेशेंट को अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन की। तो एक लॉन्ग टर्म मेजर ये हो सकता है कि हम अपने ऑर्गन डोनेशन प्रोसेस को अगर स्ट्रीमलाइन कर दें। हम जानते हैं कि नोटो के अंतर्गत, नोटो जो कि एक भारत सरकार की संस्था है, एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेस के अंतर्गत आती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का हिस्सा है। तो नोटो के अंतर्गत ऐसे नेटवर्क हैं, ऐसे तंत्र स्थापित हैं जो कि ऑर्गन रजिस्ट्रीज का, ऑर्गन डोनर्स और रेसिपिएंट्स के नेटवर्क को इंक्लूड करता है। तो वैसे इंस्टीट्यूशनल मेजर्स के माध्यम से हमें ऑर्गन डोनेशन प्रोसेस को और स्ट्रीमलाइन करने और एक्सपीडाइट करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इनसे संबंधित कानूनों को लेकर लीगल अवेयरनेस को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। कई बार गरीब लोगों को ऐसे कानूनों के बारे में पता नहीं होता, लीगल अवेयरनेस का पता नहीं होता। पेशेंट जो हैं वो आउट ऑफ डेस्परेशन ऐसे इलीगल एक्ट्स का सहारा लेते हैं, तो उन्हें भी कई बार लीगल कंसिक्वेंसेस का पता नहीं होता है। तो इन कानूनों को लेकर वाइडर पब्लिसिटी की आवश्यकता है ताकि जो लीगल फ्रेमवर्क इंडिया में है इसको लेकर लोगों को उसका पता चले। आप देखें कि इसमें इम्पॉर्टेंट इशू विसल ब्लोअर को लेकर है। विसल ब्लोअर के रूप में उस इंटरनेशनल न्यूज़पेपर के रिपोर्टर ने इस मामले को उजागर किया। तो विसल ब्लोअर के प्रोटेक्शन को लेकर भी मांग उठती है। लॉन्ग टर्म मेजर में हम इसमें विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन को लेकर लीगल सेफगार्ड्स और सिक्योरिटी भी प्रदान करने की बात कर सकते हैं। ये एथिकल इशू भी इस तरीके से है क्योंकि विसल ब्लोअर, और वो भी किसी दूसरे देश के अंडरकवर रिपोर्टर के द्वारा पूरा ये मामला उजागर हुआ है। तो हमारे यहाँ भी ये मीडिया को रिफ्लेक्ट करना होगा कि उसका ध्यान ऐसे सीरियस इशूज़ पर क्यों नहीं है। तो ये मीडिया एथिक्स का भी मुद्दा है, मेडिकल एथिक्स का तो मुद्दा है ही है, क्योंकि हर डॉक्टर एक ओथ लेता है, हिपोक्रेटिक ओथ लेता है जब वह मेडिसिन को पढ़ता है तो, और उस दौरान वो समस्त जो एथिकल कोड हैं, कंडक्ट्स हैं, उसको पालन करने का वह प्रण लेता है, उसकी प्रतिज्ञा करता है। तो यह मेडिकल एथिक्स के, ये डॉक्टर्स ओथ के, हॉस्पिटल्स का जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ सर्विसेज को डिलीवर करना, उन सब के अगेंस्ट है, उन सभी प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। इस तरीके से यह पूरा इशू अगर हम एनालाइज करें तो यूपीएससी स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग तरीके से पूछे जाने वाले प्रश्नों में हम एक अच्छा उत्तर दे सकते हैं और अपने समझ को इन तरीके के मुद्दों पर विकसित कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आप अपने इंपॉर्टेंट फीडबैक और कमेंट हमें ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।